नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि मैथ तो आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगी। मैथ तो यूट्यूब पर अलग अलग टीचर हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्रों की समस्या हिंदी भाषियों की कि इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है और मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना इंग्लिश पर ही अपना एक्सप्लेनेशन करके वीडियो बनाऊँ। तो मैंने शुरुआत की है एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीवियस में जो पेपर आए थे उनके सॉल्यूशन की। तो ये मैं पहला पेपर ले रहा हूँ, ये 3 मार्च 2020 का है, 10 से 11 बजे की शिफ्ट का। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। ये पहला प्रश्न था, इसको पहले PQRS के नाम से जाना जाता था, अब ये ABCD करके आता है। तो ये की बात है, चाहे PQRS आए चाहे ABCD आए। अब इसको पढ़ेंगे हम। पहला क्या कह रहा है कि हाउएवर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू कंसिडर। अब आपको बोले कोई चर्चा हो रही है तो बोले कि यार फिर भी है ना, जनसंख्या वृद्धि है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, फिर भी। तो आप सोचोगे यार फिर भी शुरू में कैसे हो सकता है, पहले कोई बात हुई होगी फिर भी, तभी तो बोलेगा फिर भी यार ये बात अच्छी नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता, एक वो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। ये परिवर्तन है ना जो 2 भागों में बताया जा सकता है। ये परिवर्तन कौन सा, इसमें पता नहीं है। पहले बात तो शुरू करेगा परिवर्तन कौन सा है, तो बी भी नहीं आएगा। बी नहीं आएगा इसका मतलब है 2 और 3 तो कैंसिल। अब आएगा 1 या 3। अब 1 में और 3 में दोनों में शुरू में सी है, तो सी तो फिक्स हो गया। सी, अब सी वाला पढ़ो। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि का आशय क्या है, रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स होता है निवासी, किसी देश के निवासियों में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब आगे या तो ए आएगा या बी आएगा, ये अपन दोनों पढ़ के देखेंगे, क्योंकि 1 और 4 ही बचा। तो ए क्या है, फिर भी द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। अब बी और डी को देख रहे हैं ना, तो ये इंटरकनेक्टेड है। कैसे, बी में क्या बता रहा है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। ये 2 तरीके से बताया जा सकता है। अब आगे बताएगा 2 तरीके कौन कौन से हैं। तो बी के बाद डी फिक्स है, बी के बाद डी फिक्स है। तो बी डी ए और 4 में बी डी कहाँ फिक्स है, 4 में फिक्स है। तो बस ये सी बी डी ए हो जाएगा। अब ये अगला वाला है, इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्यकारी, बाध्यकारी जिसको करना ज़रूरी हो। तो इसका सिनोनिम्स होगा, रेकलेस माने होता है, यूजलेस माने होता है बेकार, रेकलेस लापरवाह, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंडेटरी माने होता है बाध्यकारी। तो ये सिनोनिम्स मिल गया, तो यही सही है। अग्रेसिव होता है आक्रामक, जो नहीं लड़ाई करने के लिए तैयार हो हर वक्त, उसको ही अग्रेसिव कहते हैं, अग्रेसिव मूड। अब तीसरा क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, यानी ये अंडरलाइन कर रखा है, इसकी जगह कौन सा आएगा। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल। एक होता है एग्री टू और एक होता है एग्री विद। एग्री विद तो होता है किसी आदमी के साथ सहमत, और एग्री टू होता है किसी प्रस्ताव से सहमत। यहाँ क्या हो रहा है, कोई प्रस्ताव से सहमत हो रहा है, तो एग्री टू द प्रपोजल आएगा। सही है। आपने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो मेन नियम है वो याद रखना है। अब चौथा, इसमें क्या करना है, पेसिव वॉइस। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये देखना है पहले, तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में, ये है सिंपल प्रेजेंट में, क्योंकि वर्ब की पास्ट फॉर्म में एस या यस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं इसमें। तो जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो अगले वाले टेंस में बदल जाता है, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी। तो ये किस में बदलेगा, इज आर एम। इज आर एम, तो इज आर एम कौन से में है,
एक में है और 4 में है, तो 2 और 3 तो कैंसिल। अब पहले क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द वर्क, द वर्क। अब द वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगा, इज। तो बस यही सही है, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। वी मस्ट, इसमें क्या है कि खालिस्तान में अच्छा उचित वर्ड चयन करना है। तो वी मस्ट हेल्प, हेल्प के लिए क्या आता है, रेंडर। रेंडर माने किसी की सहायता करना होता है, हेल्प। तो वी मस्ट हेल्प, वी मस्ट रेंडर हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। हमें जो बेगर हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड मानी भी दिव्यांग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो रेंडर हेल्प, ये एक साथ आता है, रेंडर हेल्प, ये सही है। अब छठा है, इसमें क्या बताना है, एरर। तो वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द बॉयज, सही है, यहाँ तक तो बॉयज सही आ गया। अब अगर यहाँ बॉय होता तो गलत हो जाता। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन, अभी हैव बीन क्या है, इसमें वन ऑफ द में क्या नियम है कि सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा और वर्ब, वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी, सिंगुलर क्यों आएगी, क्योंकि उसके सब्जेक्ट है वन। तो वन के लिए क्या आएगी, हैज़ बीन आएगा। तो यहाँ गलती है, हैज़ बीन सेलेक्टेड की जगह, सॉरी, हैव बीन सेलेक्टेड की जगह हैज़ बीन सेलेक्टेड आएगा। अभी 7वां पर्सन है, ये पैराग्राफ आ गया। कम्युनिकेशन प्लेज ए रोल। अब अगर आप अखबार पढ़ते हो ना, तो कई चीज़ें तो आपको अपने आप स्ट्राइक हो जाएंगी, यार इसमें तो ये आएगा। अब इसमें मेरे को पढ़ते ही हो गया कि इसमें इम्पोर्टेंट रोल आएगा, इम्पोर्टेंट आएगा। तो इम्पोर्टेंट तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ क्या है, ए। तो ए इम्पोर्टेंट के साथ तो एन आता है, तो या इम्पोर्टेंट तो सर कह रहे ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का दूसरा सिनोनिम्स क्या है, वाइटल, वाइटल। तो कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैन, यानी आदमी के संपूर्ण विकास के लिए जो सूचना है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अगला दूसरा वाला है, इट कैन बी लर्नड। इट क्या है, किसके लिए आया, ये सूचना के लिए, क्योंकि ये निर्जीव है तो इट आया। इट कैन बी लर्नड, ये सीखी जा सकती है, सूचना सीखी जा सकती है, कैसे, बाय आवर हमारे कॉन्शियस मानी संज्ञान, यानी जानकारी से। कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी अपन एफर्ट्स करेंगे ना, जानकारी लेंगे कहीं से, तो सूचना मिल जाएगी। टुडे आज, टुडे आजकल, सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स के बाद हमेशा ऑन या अपॉन आता है। तो डिपेंड करता होता है निर्भर। तो निर्भर के जो भी सिनोनिम्स हैं, जो भी मीनिंग है, उनमें भी ऑन ही आएगा, जैसे डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन। तो क्या है, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर, हमारी क्या है, वैरायटी, विविधता, एजिलिटी, फुर्ती, फैसिलिटी, सुविधा, पढ़ने की सुविधा थोड़ी आएगी, इसमें आएगा एबिलिटी, पढ़ने की योग्यता। तो इसमें आएगा एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक वेल, अच्छी तरह बोलने की, विच, जिससे क्या होता है, रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स किसके लिए आया है, एबिलिटी सिंगुलर है, तो रिजल्ट्स सिंगुलर आ गया। विच रिजल्ट इन,
रिजल्ट्स के बाद में क्या प्रीपोजिशन आती है, रिजल्ट इन आता है, विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर्स। अगला वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बैरियर्स कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन। इसमें क्या आएगा, अगेंस्ट तो आ नहीं सकता, बैरियर टू, बैरियर के बाद में टू आता है, तो बैरियर मानी होता है रुकावट, अवरोध। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हिंडर, जो सूचना ये पीछे रह रही है सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें इसके लिए बाध्य क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है, टू ओवरकम यानी जीतना, इनसे जीतना, दीज बैरियर्स। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके सामने अड़चन आ रही है, तो उनको हटाने के लिए ओवरकम का यूज होगा, ओवरकम यानी जीतना, ओवरकम दिस बैरियर सो डैट, ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ। अभी 12वां है, इसमें एंटोनिम्स बनाना है। एक्सोडस का मतलब होता है एक ही समय में बहुत से लोगों का एक स्थान को छोड़ना या सामूहिक प्रस्थान। जैसे मान लीजिए कोविड-19 में दिल्ली से जब बसें चलाई थी, तो वहाँ एक जगह याद नहीं मेरे को, वहाँ बहुत सारे आदमी एक साथ निकल के आ गए, तो उनको उस स्थिति को कहते हैं एक्सोडस, एक साथ प्रस्थान करना। तो डिपार्चर तो सिनोनिम्स हो गया, डिपार्चर तो आ नहीं सकता, तो इसमें आएगा अपोजिट पूछ रहा है तो अराइवल। एक्सोडस में जाना एक साथ, और अराइवल में आना, अराइवल हो गया सिनोनिम्स। अब ये क्या पूछ रहा है, वन वर्ड, ए सॉन्ग संग एट ए ब्यूरियल, यानी किसी के दाह संस्कार में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डार्ज। बैलेड क्या होता है, बैलेड होती है एक प्रेम कथा, प्रेम कविता मान लीजिए एक कविता हो, ए पोइट ऑफ लव, अबाउट लव। हिम होता है भजन, सोनेट होता है 14 लाइन की कविता होती है। तो इसमें क्या आएगा, डार्ज, DIRG। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से जो सही कौन सा है, EXHOUST, ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, EXHAUST। EXHAIL, ये गलत है, इसकी जगह क्या आएगा, EXHALE। EXHIBIT, एग्जिबिट, प्रदर्शन करना, एग्जिबिट सही है। एक्सट्रैक्ट, तो ये भी गलत है, इसकी जगह क्या है, EXTRECT, ये है। तो सही होगा इसमें ऑप्शन 3, एग्जिबिट। 15वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ द रूम। जो रिसेप्शनिस्ट होता है होटल पे, उसको पूछा, उसने होटल के रिसेप्शनिस्ट को पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हो होटल का किराया क्या होगा। टैरिफ एक तरह से किराया है, रेंट। तो इसमें क्या है, कैन, ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये उसमें है, पर्सनवाचक में है, क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन वाले में क्या आता है, इधर वर्ब आस्क्ड आएगा। तो ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, अब आस्क्ड आ गए तो उधर कंजक्शन क्या आएगा, इफ। इफ कौन कौन से में है, इफ ये पहला वाले में तो गलत है, क्योंकि इसमें इफ कंजक्शन नहीं है। अब ये तीसरे वाले में देखोगे ना आप, इसमें कंजक्शन क्या है, डेटिव, ये भी नहीं हो सकता कि ये इफ ही आएगा, डेटिव नहीं आएगा। पहला और तीसरा गलत। अब चौथे वाले में क्या है, रिक्वायर्ड, इंक्वायर्ड ज़्यादा नहीं, सल मान लीजिए इंक्वायर्ड आ भी गया, तो आगे क्या गलती कर रखा चौथे में, ही कैन। अब कैन नहीं आएगा क्योंकि कुड हो जाएगा, इधर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। तो कैन का कुड किस में है,
केवल 2 ऑप्शन में है सीधा आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 16, वही है ABCD वाला। हाउएवर दे इग्नोर द ट्रूथ, फिर भी उन्होंने सत्य को इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। अब चर्चा चल रही है, कोई बोलेगा यार फिर भी उन्होंने सत्य को अनदेखा कर दिया, सुना नहीं सत्य, जो सही बात थी उसको सुना नहीं। तो आप सोचोगे यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है भाई, पहले बात भी तो हुई कि कौन से सत्य की बात है, किसके बारे में बात हो रही है, ये तो हो नहीं सकता। अब आगे, द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन, ये भी हो सकता है ना। द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी यानी जो मानव की सामान्य प्रवृत्ति है, इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन, यानी दूसरे लोगों में, फॉल्ट्स मानी निर्दोष, अवगुण निकालना, इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, आगे क्या है, ये गवर्नमेंट में जो पॉलिसी आती है, नियम आती है, उनमें नियम निकाल, उसमें गलती निकालना। कई होते हैं वो हमेशा ये लगे रहते हैं कि इसमें गलती क्या है, वो बस नेगेटिव चीज़ देखते हैं, वो पेसिमिस्ट होते हैं। तो द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। दे ब्लेम, अब दे कौन है, क्योंकि इसमें तो बी वाले में तो ऐसा कोई आया है नहीं जिसके लिए प्लूरल यूज हो, तो दे भी तो होना चाहिए कि वो कहाँ है दो। अब दे, ये सो, अब ये दे किसके लिए आया, पीपल के लिए, तो फिर बाद में डी आएगा। सो इसलिए द पीपल ओपनली क्रिटिसाइज, खुले रूप से क्रिटिसाइज करते हैं, एंड कंडेम, निंदा करते हैं, द पॉलिसी मेकर्स, भी आ गया। अब क्या आएगा, फिर आएगा सी, क्योंकि दे पीपल के लिए है, तो दे ब्लेम, वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, द गवर्नमेंट फॉर देयर स्लो प्रोग्रेस, धीमी गति से उन्नति हो रही है भारत में, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, और वो क्या आशा करते हैं यार चमत्कार होना चाहिए, क्या कर रहे हैं ये, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द, वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सभी जनता को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हाउएवर, फिर भी दे इग्नोर द ट्रूथ, वो सत्य को अनदेखा करते हैं। सत्य क्या है कि प्रोग्रेस एंड सक्सेस आर प्रोपोर्शनल, यानी प्रोग्रेस और सक्सेस प्रोपोर्शनल, समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब है जब प्रोग्रेस होगी जब भी सफलता होगी, सफलता मिलेगी, तो प्रोग्रेस होगी और सफलता होगी जब भी प्रोग्रेस होगी, समानुपाती हैं। टू द लेबर दे पुट इन, प्रोग्रेस और सक्सेस किसके समानुपाती है, टू द, प्रोपोर्शनल के बाद क्या आता है, टू आता है हमेशा, प्रोपोर्शनल टू द लेबर दे पुट इन, यानी जितने ज़्यादा परिश्रम करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता और उन्नति मिलेगी, ये है। लेकिन ये बात वो मानते नहीं, वो बस बैठे बैठे करते रहते कमेंट। तो इसका सही हो गया BDCA। अब 17वां है, इसमें वन वर्ड पूछ रहा है, देखते ही पता लग जाता है वन वर्ड है। समथिंग डेट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी चीज़ जिसको हम सुन नहीं सकते, तो इसके लिए आएगा ऑडिबल, माने होता है श्रव्य, जिसको सुना जा सके। इनऑडिबल, जिसको ना सुना जा सके, इनऑडिबल आएगा। इर्रिवोकेबल, इर्रिवोकेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। इनफॉलेबल होता है जो कभी भूल ना करे, इनफॉलेबल माने ऐसा आदमी जो कभी भूल ना करे। तो उसके लिए हिंदी में एक वन वर्ड है अमोघ, अमोघ। चलो 17वां हो गया, अब 18वां। इसमें सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसकी सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकता हुआ, तो ऑप्शन में कौन सा है चमकता हुआ, ग्लिटरिंग, राइट आंसर। अब इसमें सही पूछ रहा है कौन सा है,
तो अपन सभी ऑप्शन में देखें RETALIAT, ये भी गलत है। HUMILIAT ये भी गलत है, इसमें डबल एल है। बकेट BOUQUET, बस यहाँ तक है, टी ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ, ये गलत है। SARCSR केज़म, व्यंग्य, कटाक्ष, ये सही है। ये हार्ड नट टू क्रैक ईडियम्स है, देखते ही पता लग जाता है ईडियम्स है। हार्ड नट टू क्रैक का क्रैक को एक क्या बोल सकते हैं, एक टफ नट टू क्रैक भी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, मान लीजिए कोई अखरोट है वो नट, तो उसको आप चबाओगे, क्रैक तोड़ोगे तो बहुत कठिन काम है, नहीं होता है। हमारे नारियल को फोड़ोगे तो वो बहुत कठिन कार्य होता है। तो वही है, नट वही होता है, गिरी, तो उनको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई। अब बोले ये हार्ड नट टू प्रॉब्लम है मेरे लिए, यानी तो इसका मतलब है ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई। अब टू टेक फ्रेंच लिव, ये क्या है, ईडियम। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रांस में 18वीं शताब्दी में क्या होता था, कोई पार्टी वार्टी में जाते थे लोग, तो जब पार्टी फिनिश हो जाती थी या पार्टी के बीच में ही उठ के चले जाते थे बिना गुड बाय करे हुए। तो लेकिन जनरल नियम तो क्या है भारत में, कहीं अपन जिम में जाएंगे, कोई पार्टी में जाएंगे, तो पहले हम वहाँ पर उनसे नमस्कार करेंगे शुरू में, और आते टाइम भी नमस्कार करेंगे, ठीक है साहब चल रहे हैं हम। तो फ्रांस में ये नियम था कि वो बिना पूछे ही चले जाते थे, बिना बताए। तो टू टेक फ्रेंच लिव का मतलब क्या हो गया, लिव विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना जानकारी, बिना घोषणा के चले जाना। ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 22वां नंबर है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है इम्प्रूवमेंट। द कैप्टन हैज वेल हैज, आपको याद होगा हैज वेल हैज साथ में आते हैं, तो एक गलती तो क्या है, हैज वेल हैज नहीं है, तो द कैप्टन हैज वेल हैज आएगा। दी प्लेयर्स, अभी वर, ये भी गलत है, क्योंकि हैज वेल हैज में जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, यानी द कैप्टन के अनुसार आएगी, तो वाज होगा। तो इसको इम्प्रूवमेंट क्या करेंगे, द कैप्टन हैज वेल एज द प्लेयर्स वाज, बस यहाँ तक करना है। रेस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी। अब 23वां है, हैंडल दिस ग्लास टेबल, एक कांच की जो मेज है उसको सावधानी से, विद केयर, सावधानी से पकड़ो। अब कोई बोले कांच का गिलास है सावधानी से पकड़ो, तो क्यों बोलेगा वो तभी बोलेगा जब वो टूटने वाली हो, बहुत जल्दी टूटने वाली हो, गिरते ही टूट जाए। तो मान लीजिए खटोर हो, उसके लिए तो नहीं बोलेगा। अब हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज, क्योंकि ये क्या है, ये कैसी है, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, मुलायम, और डक्टाइल का मतलब होता है लचीली, जिसको खींच के तार बनाया जा सके, तो वो डक्टाइल हो गया। वोलेटाइल होता है वाष्पशील पदार्थ, परिवर्तनशील, और फ्रूगल मानी होता है मितव्ययी, कंजूस। तो इसके लिए सही वन वर्ड क्या हो गया, फ्रेजाइल। 24वां एरर कहाँ है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ। इधर तो अर्थ क्या हो रहा है, मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ, और आगे क्या बोल रहा है, व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता हूँ। तो सोचा कह रहे तो गलत है, मतलब 5 साल पहले तो इधर था आना चाहिए, मैं बहुत तेज तैर सकता था, तो गलती कहाँ है, उधर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस। पास्ट किसका, कैन का, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो आई कुड स्विम, बस यहाँ गलती है, ये गलती पूछ रहा है, ये सुधार रहा नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये इम्प्रूवमेंट में आ जाए तो आपको क्या करना है, आई कुड स्विम, कैन की जगह कुड करना है। कुड स्विम वेरी फास्ट व्हेन, जब आई वाज ओनली 5, जब मैं केवल 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता था। अब ये क्विसेंट, QUIESCENT, क्विसेंट माने होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव, यानी जो पढ़ा रहे।
तो क्विसेंट का अब एंटोनिम्स पूछ रहा है ये, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस एक वर्ड पढ़ लो बस, एंटोनिम। तो क्विसेंट निष्क्रिय, इनएक्टिव, इनएक्टिव का उल्टा क्या होगा, एक्टिव। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने पहली बार वीडियो बनाया है इंग्लिश का, तो हो सकता है कुछ गलती हो, तो धीरे धीरे मैं इनमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आपको एसएससी, पहले तो एसएससी सीजीएल 2019 के सभी इंग्लिश के पेपर्स, प्रीवियस के पेपर्स का सॉल्यूशन मिलेगा। मैथ का सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश का नहीं मिलता है, तो मैंने ये शुरुआत करी है कि इंग्लिश के सभी प्रीवियस पेपर्स एसएससी के, उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।